हैकर्स ने बांग्लादेश के नेशनल बैंक से $1 बिलियन चुराने का एक ऐसा परफेक्ट प्लान बना लिया कि दुनिया के सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी उन्हें ना पकड़ सके। यहाँ कहानी शुरू होती है जनवरी 2015 की, जब बांग्लादेश के नेशनल बैंक के एम्प्लॉय को एक ईमेल रिसीव होती है। ये एक आम सी जॉब एप्लीकेशन महसूस हो रही होती है, लेकिन उसके साथ एक जिप फाइल भी थी। इस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। बैंक ने उस ईमेल को भी ओपन किया और साथ में उस जिप फाइल को भी डाउनलोड कर लिया। बस यही वो लम्हा था जहां पूरा का पूरा सिस्टम उनके हाथ से निकल चुका था। उस जिप फाइल के अंदर एक खतरनाक मैलवेयर छुपा हुआ था। जैसे ही फाइल ओपन हुई, बैंक के एक कंप्यूटर में एक बैक डोर ओपन हो गया, यानी कि हैकर्स के लिए एक सीक्रेट डोर ओपन हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, ये एक आम वायरस नहीं था। इसके टोटल 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट जो था उसका काम ये था कि वो कंप्यूटर के अंदर एक बैक डोर ओपन करेगा ताकि हैकर्स के लिए आने जाने का रास्ता ओपन हो सके। सेकंड पार्ट जो था उसका काम ये होता था कि जो भी डाटा निकलता था उसको इंक्रिप्ट करता और उसको बाहर भेजता ताकि किसी को भी शक ना हो। लास्ट एंड थर्ड पार्ट जो था उसका काम ये था कि वो पूरे के पूरे बैंक की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखता था, उनको देखता था, उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज को नोटिस करता था। कौन लॉग इन कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और इनका सिस्टम कैसे वर्क करता है। हैकर्स सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी। ये सिलसिला चलता रहा पूरा 1 साल। इस 1 साल में हैकर्स ने बैंक के सिस्टम को इतना डीपली समझ लिया था कि शायद बैंक के कुछ एम्प्लॉय को भी इतना पता ना होगा। इसी दौरान उनको एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। बांग्लादेश के बिलियंस ऑफ डॉलर्स न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में मौजूद हैं और इन पैसों को ट्रांसफर करने के लिए खास किस्म के सिस्टम को यूज किया जाता था जिसको कहते हैं स्विफ्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम था, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसके जरिए से रोजाना बिलियन से ट्रिलियन डॉलर्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते थे। अब हैकर्स का अगला टारगेट क्लियर था, स्विफ्ट सिस्टम तक पहुंच हासिल करना, और इसीलिए वो पहले ही तैयारी कर चुके थे। अब हैकर्स के पास बैंक के अंदर का एक्सेस तो मौजूद था और साथ ही स्विफ्ट की अंडरस्टैंडिंग भी उनको पता थी कि किस तरीके से ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, किस तरीके से पेमेंट आ जा रही हैं, उनको पता था। लेकिन वो जानते थे कि एक गलत स्टेप उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। इसलिए उन्होंने एक डेंजरस स्ट्रेटेजी बनाई। एक ही बार में $1 बिलियन चुराने की बजाय उन्होंने ये फैसला किया कि चोरी को छोटी छोटी ट्रांजैक्शनों के जरिए से पूरा किया जाए ताकि किसी को शक भी ना हो और कोई भी सिस्टम रेड फ्लैग ना करे, इनके एरर ना दे और कोई भी एडिशनल ऑथराइजेशन ऐड ना हो। इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने सोचा कि हम अपनी चोरी को जो है ना छोटी छोटी ट्रांजैक्शनों में कर देते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई रिस्क वगैरह ना आए, हमारे इस काम को अंजाम दिया जाए। इस प्लान के तहत चोरी के 1 साल पहले मई 2015 में फिलीपाइंस के कैपिटल मैनिला में आरसीबीसी बैंक के अंदर कुछ अकाउंट्स ओपन किए गए। हर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $500 रखे गए ताकि उनके बैंक अकाउंट को बैन ना किया जाए। ना कोई उनमें बड़ी ट्रांजैक्शन की, ना अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई उन्होंने, सिर्फ खामोशी दिखाई और फिर ये अकाउंट्स पूरा 1 साल तक इनएक्टिव रहे। इसी दौरान मजीद अकाउंट्स भी ओपन किए गए, फिलीपाइंस में 5, श्रीलंका में 1, और ये तमाम अकाउंट्स फेक नेम्स पर खोले गए थे। अब हैकर्स के पास था बैंक के सिस्टम का कंट्रोल, स्विफ्ट सिस्टम की मुकम्मल नॉलेज उनके पास थी और पैसे रिसीव करने के लिए तैयार पहले से अकाउंट्स। अब सिर्फ इंतजार था एक परफेक्ट टाइमिंग का। फिर आया वो दिन 4 फरवरी 2016 जब बांग्लादेश में बैंक बंद हो चुका था और वीकेंड शुरू होने वाला था। लेकिन हैकर्स ने यहाँ टाइमिंग का नहीं, पूरी दुनिया के टाइम जोन्स का फायदा उठाया। बांग्लादेश जहाँ फ्राइडे को छुट्टी होती है, न्यूयॉर्क जहाँ फ्राइडे की सुबह थी और ऑफिसेज नॉर्मल काम कर रहे थे, और फिलीपाइंस जहाँ मंडे को चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडे आनी थी। यानी हैकर्स के पास था 3 मुल्कों का 3 टाइम जोन्स और 4 दिन की खामोशी। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डाका था। उस रात जब बैंक के एम्प्लॉयज घर जा चुके थे, हैकर्स ने आखिरी बार बैंक के सिस्टम में एंट्री ली और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर मौजूद बांग्लादेश बैंक से एक के बाद एक 35 स्विफ्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की। तमाम ट्रांजैक्शनों की अमाउंट थी $951 मिलियन, यानी 1 बिलियन से कुछ अमाउंट कम थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा जैसे ये रोज की बैंकिंग एक्टिविटी, लेकिन इस बीच एक छोटी सी चीज पूरा का पूरा गेम पलटने वाली थी। एक ट्रांजैक्शन
$20 मिलियन की थी, जो कि श्रीलंका के एक अकाउंट में जानी थी। और यही हैकर से एक छोटी सी मिस्टेक हो, जो कि शायद स्कूल के छोटे से बच्चे से भी नहीं होती। उन्होंने अकाउंट टाइटल में फाउंडेशन लिखते वक्त ओ मिस कर दिया, मतलब कि फाउंडेशन के अंदर जो ओ आता है ना, वो उन्होंने नहीं लिखा। और यही वो मिस्टेक थी जो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को एक्सपोज करने वाली थी। लेकिन उस वक्त तक $81 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे। बाकी की ट्रांजैक्शंस न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक ने होल्ड कर दी थी। और ये इसी तरह नहीं हुआ, और ना ही ये फेडरल रिजर्व बैंक ने ये स्पेलिंग मिस्टेक नोटिस की। $20 मिलियन की पेमेंट एक्सेप्ट हो चुकी थी और पेमेंट हो भी चुकी थी, लेकिन श्रीलंका के जिस बैंक में वो ट्रांजैक्शन जानी थी, उसने वो स्पेलिंग मिस्टेक देख ली और फेडरल रिजर्व बैंक को इतला कर दी, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व बैंक ने सारी की सारी बाकी ट्रांजैक्शनों को होल्ड कर दिया और उनको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। सुबह के तकरीबन 4 बजे हैकर्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, स्विफ्ट सिस्टम से लॉग आउट किया और अपना मैलवेयर सिस्टम के अंदर छोड़ दिया, जो धीरे धीरे पूरा का पूरा सिस्टम से अपने सबूत, अपने जो उसने चीज़ें छोड़ी थी, उनको मिटाता गया। लेकिन यही सवाल पैदा होता है, क्या इतने बड़े बैंक में कोई ऐसा निज़ाम नहीं था जो इस चोरी को पकड़ सके? बिल्कुल था। बैंक के ऑफिस के एक कोने में पड़ा था HP लेजरजेट का प्रिंटर, जो कि आने वाली और जाने वाली ट्रांजैक्शनों की रसीदों को प्रिंट करता था। चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो वर्किंग डेज हो, लेकिन वो काम करता रहता था। अगर ट्रांजैक्शन आ रही है तो फिर उसको भी वो प्रिंट करेगा, अगर जा रही है उसको भी वो प्रिंट करेगा। लेकिन हैकर्स को इसका भी पता था, उन्होंने उसको भी हैक कर लिया। प्रिंटर प्रिंट तो करेगा, लेकिन वो पेजेस खाली निकालेगा, उसमें डाटा नहीं होगा। इस प्रिंटर पर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी भी होती थी, जो कि उसका काम था कि उस पर नज़र रखनी है कि क्या कौन सी ट्रांजैक्शन आ रही है, कौन सी जा रही है, उसकी ड्यूटी होती थी। जब उसने नोटिस किया कि खाली पेजेस आ रहे हैं, तो उसने समझा कोई ग्लिच आ गया है, तो इसलिए उसने सैटरडे वाले दिन पर छोड़ दिया उसको। यही एक छोटी सी लापरवाही जो कि उनको आगे जाकर महंगी पड़ने वाली थी। सैटरडे की सुबह बांग्लादेश बैंक के ऑफिसर्स के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। एक तरफ प्रिंटर सिर्फ खाली कागज निकाल रहा था और दूसरी तरफ स्विफ्ट सिस्टम भी लॉक हो चुका था। काफी कोशिशों के बाद जब सिस्टम को खोला गया तो स्टाफ के पैरों से जमीन निकल गई। एक के बाद एक न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रेड फ्लैग्स और वार्निंग मौजूद थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हैकर्स ने टोटल 35 रिक्वेस्ट भेजी थी, जिनमें सिर्फ 5 अप्रूव हुई, और वो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक जिसने $20 मिलियन को श्रीलंका जाने से रोक दिया था, उसी ने बाकी $850 मिलियन को बचा लिया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, जो $81 मिलियन फिलीपींस पहुंच चुके थे, उनका क्या हुआ? जैसे कि हैकर्स ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, बांग्लादेश बैंक ने मंडे से पहले ही फिलीपींस के RCBC बैंक को स्टॉप पेमेंट का नोटिस भेज दिया था, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मंडे को चाइनीज न्यू ईयर की हॉलीडे थी और बैंक्स बंद थे। जब ट्यूसडे की सुबह जैसे ही बैंक को खोला गया, उन 5 अकाउंट से सारा का सारा पैसा निकाल लिया गया था। सबसे शॉकिंग बात, ये पैसा स्विफ्ट वार्निंग को देखने से पहले ही निकाल लिया गया। इसी वजह से सारी इन्वेस्टिगेशन का शक जो था RCBC बैंक के मैनेजर पर गया। शायद उसी ने जानबूझकर वो पैसा निकाल कर दिया है, वो भी उन अकाउंट से जिनकी 1 ईयर से कोई एक्टिविटी नहीं थी। अब असल काम शुरू हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का। इस पैसे को ट्रेस से बचाने के लिए मैनिला के बड़ी बड़ी कसिनोज का किया गया, कैश को कसिनो के चिप्स में बदला गया और धीरे धीरे उस पैसे को हांगकांग शिफ्ट कर दिया गया, और यहीं पर सारा का सारा पैसा गायब हो गया। इस रॉबरी की खबर पूरी की पूरी दुनिया में फैल गई। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन जारी रही, कोर्ट केसेस चलते रहे। RCBC बैंक के मैनेजर पर काफी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए गए और बाद में कोर्ट ने उसे जिम्मेदार करार दिया। हर केस में उसे 7 इयर्स की कैद की सजा सुनाई। लेकिन आज इतने साल गुजरने के बाद भी ना असल हैकर्स का पता चल सका और ना ही पूरे $81 मिलियन रिकवर हो सके। ये वाकया बांग्लादेश बैंक के लिए एक अजीब सी क्वालिटी रखता है। एक तरफ $81 मिलियन जाने का गम था और दूसरी तरफ एक स्पेलिंग मिस्टेक से $850 मिलियन को बचाने की खुशी। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये भी था कि कभी कभी दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम भी सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से फेल हो जाता है। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के निशान को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।